हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे वाघोड़िया। ओके, स्कूल को रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप आपका कैमरा ऑन कर सकते हो। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम कौन से एमसीक्यू 61 एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू क्या है? अरेंज द फॉलोइंग स्टेप। 1 मिनट है स्टूडेंट्स। क्या है? अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग। यहाँ पे स्टेप दिया गया है, उनको कैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप कौन सा स्टेप आता है वो हमको क्या करना है, अरेंज करना है। तो यहाँ क्या बोला है, पहला स्टेप देखते हैं। ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इन ड्रॉ एंड CO2 रिच एल्वियोलरी एयर इज रिलीज आउट। ओके, तो यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ पे हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी बात की गई है स्टूडेंट। तो हम जब हम रेस्पिरेशंस करते हैं तो एयर को हम इनहेल करते हैं, तो वो एयर कैसी होगी? O2 युक्त है, ऑक्सीजन वाली एयर होगी। एक मिनट, O2 एयर जो है O2 युक्त एयर होगी, वो हमारे कहाँ पे ऐसे ट्रेकिया में एंटर करेगी, फिर ट्रेकिया में से कहाँ जाएगी? तो ब्रोंकस में जाएगी, और ये ब्रोंकस भी ऐसे डिवाइड हो जाता है, किसमें? ब्रोंक्यूल्स में। तो यहाँ पे लास्ट में क्या रहता है, उनके एंड पे यहाँ पे ऐसे एक बल्ब लाइक का स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं एल्वियोली। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हम ऑक्सीजन वाली जो एयर है उनको इनहेल करेंगे, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आया हुआ है उसको हम बाहर निकालेंगे, रिलीज आउट करेंगे। तो पहला स्टेप ए ही आएगा। सेकंड स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे क्या आया है? O2 आया है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है वो क्या लेके आई है? CO2 लेके आई है। तो क्या होगा? ये सब स्ट्रक्चर किस में है? लंग्स में है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स क्या लेके आई है? कार्बन डाइऑक्साइड लेके आई है, और ये एल्वियोली में क्या है? ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे उनका एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होगा। किसके थ्रू होगा? तो एल्वियोली मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, बाय डिफ्यूजन। ओके, तो डिफ्यूजन होगा तो ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में चला जाएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करके रिमूव कर देंगे, और ऑक्सीजन कहाँ पे रिलीज हो जाएगा? तो वो ब्लड में रिलीज हो जाएगा। फिर ये ब्लड सर्कुलेशन करेगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ जाएगा? तो हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यू में जाएगा, टिश्यू में जाएगा, और यहाँ पे ब्लड क्या करेगा? यहाँ पे O2 टिश्यू को दे देगा, और टिश्यू ने जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से यहाँ पे ब्लड में रिलीज हो जाएगा। ये ब्लड फिर से एल्वियोली के पास आएगा, फिर से एल्वियोली में CO2 आएगा, एक्सहेल्स करके हम उनको निकाल देंगे। इतना हमारे रेस्पिरेशन ब्रीथिंग में ऐसा होता है। ओके, तो देखते हैं हम सभी स्टेप। पहला स्टेप तो बराबर है, वो ही आएगा पहला। सेकंड बी में क्या है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस द एल्वियोली मेम्ब्रेन। तो सेकंड स्टेप यही होने वाला है, એટલે बी ही आएगा। ऑक्सीजन आ गया तो अब वो कहाँ पे रिलीज होगा? मतलब तो वो ब्लड में रिलीज हो जाएगा। ओके, वो ब्लड में रिलीज हो जाएगा स्टूडेंट। तो फिर ब्लड कहाँ जाएगा? टिश्यू के पास। तो टिश्यू के पास भी वो ब्लड टिश्यू को ऑक्सीजन दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से ले लेगा। ओके, तो यहाँ पे सी जो है वो थर्ड स्टेप है।
और डी जो है वो 4 स्टेप है। तो यहाँ पे ABCD सीक्वेंस आएगी और हमारा आंसर आ जाएगा डी। ओके, चलो नेक्स्ट MCQ देखो आगे। फ्रॉग हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू बी बीट फॉर सम टाइम। फ्रॉग के जो हार्ट है हम उनको बॉडी से निकाल लेंगे, उसके बाद भी वो कंटिन्यूस बीट करता है सम टाइम के लिए। तो इसके लिए क्या बोला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, राइट अबाउट द स्टेटमेंट ओनली। क्यों फ्रॉग का हार्ट बॉडी के बाहर निकालने के बाद भी कंटिन्यूस बीट करता है सम टाइम के लिए, वो ऑप्शंस हमें उनके साथ मतलब किसकी वजह से ऐसा होता है वो हमको ढूंढना है। तो अगर हम बात करें फ्रॉग के हार्ट की, तो फ्रॉग के हार्ट जो है वो कैसा है, वो 3 चैम्बर हार्ट है। और वो क्या करेगा, 3 चैम्बर हार्ट है, इस 3 चैम्बर हार्ट में क्या होगा, 2 आर्टरिया होगा और 1 वेंट्रिकल होगा, 1 वेंट्रिकल होगा। उनका जो हार्ट है वो क्या करता है, वो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट करता है। कैसे कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाय रिदमिक पैटर्न। तो कैसे वो ऐसे रिदमिक पैटर्न में वो कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसके पास है स्पेशलाइज मसल है हार्ट फ्रॉग के पास। उस मसल्स को इम्पल्स आता है। वो इम्पल्स कौन देता है, तो वो कौन सेंड करता है, एसए नोड। तो फ्रॉग के हार्ट के पास स्पेशलाइज मसल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कंटिन्यूस वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं इन रिदमिक पैटर्न में। वो कैसे करता है, तो उनके पास इम्पल्स आता है। वो इम्पल्स कौन लाता है, मतलब एक करंट जैसा आता है जो उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाए, वो देता है एसए नोड। ये जो एसए नोड है वो अपने आप ऐसे इम्पल्स को जनरेट करती है और स्पेशलाइज मसल्स को भेजती है और वो ऐसे बीट करता रहता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि फ्रॉग का जो हार्ट है वो मायोजेनिक है। फ्रॉग का हार्ट कैसा है, मायोजेनिक है। तो पहला रीजन तो ये है कि फ्रॉग का हार्ट मायोजेनिक है, इसकी वजह से वो क्या होगा कि बॉडी के बाहर निकालने के बाद भी वो सम टाइम के लिए कंटिन्यूस बीट करेगा। सेकंड रीजन की हम बात करें, ये पहला रीजन हो गया। सेकंड रीजन की बात करें तो फ्रॉग का जो हार्ट है वो इंडिपेंड ऑन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। उनको बाहर से हमें कोई भी स्टिम्युलेंस नहीं देना है, वो अपने आप एक्साइट होता है। इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, ऑटो एक्साइटेबल। तो ये 2 रीजन है जिसकी वजह से उनका हार्ट बॉडी के बाहर निकालने के बाद भी सम टाइम के लिए बीट करता है कंटिन्यूस। तो देखते हैं हम आंसर। फ्रॉग इज पोलिकोथर्मा, ये नहीं आएगा। फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सिस्टम, उनके पास कोई भी कोरोनरी सिस्टम नहीं है, लेकिन वो इसके साथ रिलेटेड नहीं है। हार्ट इज मायोजेनिक नेचर, ये आएगा। और हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, ये 2 रीजंस की वजह से उनका हार्ट बीट होता रहता है आफ्टर उनकी बॉडी के बाहर निकालने के बाद भी। तो ये आंसर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 और 4। तो हमारा ऑप्शन है सी, जिसमें 3 और 4 है। चलो नेक्स्ट MCQ देखते हैं। Which of the following figure its represent is correct? यहाँ पे ओवरी के पोजीशंस के बेस पे जो फ्लावर के टाइप बनते हैं उनका यहाँ पे दिया गया है। तो हमें ये देखना है कि
किस फिगर में राइट एग्जाम्पल दिया गया है। तो पहला जो है इसमें क्या देख सकते हो आप, इसमें ये ओवरी है और ये ओवरी की पोजीशंस की बात करें तो ये कैसी है, हाफ इंफीरियर ओवरी पोजीशन है यहाँ पे, और ऐसी हाफ इंफीरियर पोजीशंस होगी उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, पेरिगाइनस। एक मिनट, उसको हम बोलेंगे पेरिगाइनस फ्लावर। और उनके एग्जाम्पल की बात करें तो उनके एग्जाम्पल में आता है, एक तो प्लम आएगा, दूसरा उसमें आएगा पीच, और तीसरा उसमें आएगा रोज। तो यहाँ पे ए फिगर में ये क्या है, पेरिगाइनस है और उसमें पाम एग्जाम्पल है, तो ये राइट है। आगे की देखो बी, यहाँ पे भी और ये भी पेरिगाइनस है क्योंकि उनमें भी ओवरी की पोजीशंस हाफ इंटरफियर है, लेकिन उनमें एग्जाम्पल गवा दिया गया है वो नहीं आता। ओके, सेकंड बी में क्या है, बी में क्या है, ओवरी की पोजीशंस अगर देखें तो वो सुपरियर है, और ऐसे सुपरियर पोजीशंस ओवरी की होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपोगाइनियस फ्लावर। और उनके एग्जाम्पल भी अगर बात करें तो उनके एग्जाम्पल में आएगी मस्टर्ड और ब्रिंजल। तो यहाँ पे तो ये एग्जाम्पल मैच नहीं हो रहा है, इसलिए बी भी नहीं आएगी। डी में देखो, डी में क्या है, उनकी पोजीशंस ओवरी की इंफीरियर पोजीशंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एपिगाइनियस फ्लावर। और उनके एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें आएगा गौवा और दूसरा आएगा कुकुम्बर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए फिगर ही उसमें करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following statement correctly describes cyclic phosphorylation? साइक्लिक फोस्फोराइलेशन की बात की गई है स्टूडेंट। तो पहले हम साइक्लिक फोस्फोराइलेशन देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। तो अगर हम साइक्लिक फोस्फोराइलेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें ओनली वन फोटो सिस्टम ही काम करती है। कौन सी वाली, PS1 फोटो सिस्टम 1 ही काम करती है। क्या होगा, सन के पास वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट होता है, तो यहाँ पे पिगमेंट जो है, जो मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है। तो ये वेवलेंथ आएगी तो वो अपना इलेक्ट्रॉन को ऐसे एक्साइट कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिसीवर के पास जाएगा, और फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किस में, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ आ जाएगा, फोटो सिस्टम 1 के पास आ जाएगा, फिर से ऐसे वो मूव करेगा। ओके, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक फोस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक 1 ADP फॉस्फेट के साथ जुड़ता है और 1 ATP बनता है। तो चलो देखते हैं इसके साथ कौन सा मैच हो रहा है। पहला क्या बोल रहे हैं, साइक्लिक फोस्फोराइलेशन इन्वॉल्व इन बोथ PS1 एंड PS2। ये गलत है स्टूडेंट, ओनली PS1 ही इन्वॉल्व होता है, PS2 नहीं होता है। डी, साइक्लिक फोस्फोराइलेशन प्रोड्यूस नाइदर ATP और नाइदर NADPH2। तो यहाँ पे ATP तो बनता है, ये नहीं बनता है, तो बी भी गलत हो जाएगा। आगे देखो, वाटर इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन। यहाँ पे वाटर का सोर्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन अपने आप साइक्लिक कर रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन आर साइकिल इन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, तो ये डी आ जाएगा यहाँ पे। ओके, 1 मिनट स्टूडेंट। तो चलो अब हम नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं।
मैच द एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिस्ट अंडर द कॉलम 1। यहाँ पे क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और कॉलम बी में क्या है, एनिमल है। तो हमें करेक्ट मैच करवाना है कि किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस एनिमल का है। तो चलो फटाफट देखते हैं। नेफ्रिडिया है तो नेफ्रिडिया किसका होगा, नेफ्रिडिया हो जाएगा किसका, तो वो हो जाएगा लीच का, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू। मालपीडियन ट्यूबिलियर हो जाएगा कॉकरोच का। प्रोटोनेफ्रिडिया किसका हो जाएगा, तो वो हो जाएगा राउंड वर्म का, और किडनी हो जाएगा शार्क का। तो देख लो ए के साथ क्यू किस में है, तो ए में है, ओके, और दूसरा डी में है। आगे देखो कि मालपीडियन ट्यूबुलस किस में है, बी में, टी किस में है, तो यहाँ पे है। तो हमारा आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा ए। ओके, चलो आगे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन। स्टेटमेंट को हमें रीड करना है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। ओके, तो चलो देखते हैं क्या होता है। मैक्सिमम आयोडीन इज स्टोर इन थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड में मैक्सिमम आयोडीन स्टोर होता है, ये बात सही है। थायरॉइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो उनका ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ऐसे सेल्स है, ऐसे सेल्स को हम बोलेंगे फॉलिकल सेल, फॉलिकल सेल। और ऐसे इसका जो मैट्रिक्स है इसके बीच में भी जो सेल्स होते हैं जिसको हम बोलेंगे पैरा फॉलिकुलर सेल। क्या होता है, यहाँ पे आयोडीन स्टोर होता है, किसके लिए स्टोर होता है, तो यहाँ पे फॉलिकल सेल्स में बनने वाला है 2 हार्मोन, एक T3 और T4, जिसका हमने फुल फॉर्म देखा था टेट्रा आयोडोथायरोनिन, T3 एंड T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 का टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो ये फॉलिकल सेल में आयोडीन स्टोर होगा तभी ये 2 हार्मोन सिंथेसिस हो पाएंगे, इसलिए थायराइड में आयोडीन का स्टोर मैक्सिमम होता है, वो सही है। सेकंड, कैल्सीटोनिन इज नॉन आयोडाइज हार्मोन। नॉन आयोडाइज हार्मोन है, सीक्रेटेड बाय पैरा फॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये जो पैरा फॉलिकुलर सेल्स है वो क्या करेंगे, कैल्सीटोनिन को सीक्रेट करेंगे। तो ये भी सही है, तो ये भी सही हो जाएगा। ओके, सेकंड भी। कैल्सीटोनिन रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। हमने आगे भी एक एमसीक्यू में मैंने बहुत अच्छी तरह से एमसीक्यू एक्सप्लेन किया था कि कैल्सीटोनिन जो है वो ब्लड में अगर कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है तो उनका जो बैलेंस करना होता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है तो उनको डिक्रीज कर देता है जितना होना चाहिए उस लेवल तक। तो ये भी सही है। दूसरा, कैल्सीटोनिन इज हाइपोकैल्सेमिक फैक्टर। मैंने अभी ही बोला कि जो कैल्शियम है अगर ब्लड में इंक्रीज हो जाता है तो कैल्सीटोनिन क्या करता है, उनको डिक्रीज करता है, मतलब कि उनको हम हाइपोकैल्सेमिक बोलेंगे। तो ये भी सही है। तो हमारा ए बी सी डी सभी सही है, तो आंसर आ जाएगा ए, ऑल आर करेक्ट। ओके, चलो आगे देखते हैं। Which of the following statement are correct about prokaryotic genetic material? प्रोकार्योटिक जेनेटिक मटेरियल की बात की गई है, तो पहले हम प्रोकार्योटिक को समझ लेते हैं। प्रोकार्योटिक मतलब क्या होगा, उसमें क्या आएगा, बैक्टीरिया। अगर हम उनकी बात करें कि पहले हमें पता है कि हम उनको प्रोकार्योटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं है तो वेल डेवलप नहीं है और जनरली तो वो होता ही नहीं है। तो उसमें क्या होगा, हम यूकैरियोटिक है तो हमारे पास क्या है, हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए है, लेकिन उनके पास तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो उनका डीएनए कहाँ पे होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्मा में होगा। साइटोप्लाज्मा में ऐसे डीएनए पड़ा होगा। और दूसरा, उनके डीएनए के पास हिस्टोन भी नहीं है। हमारे में क्या है कि हमारा डीएनए बहुत ऐसे क्रोमोसोम फॉर्म में अरेंज है, क्योंकि हमारे डीएनए के पास
हिस्टोन प्रोटीन है जो उनका पैकेजिंग करने में हेल्प करता है, और दूसरा उनको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही ये डीएनए पड़ा रहेगा। उनको मतलब उनके एक पोजीशंस को फिक्स करने के लिए यहाँ पे प्रोटीन है, लेकिन यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। यहाँ पे ऐसे प्रोटीन होंगे, उनकी वजह से क्या होगा कि डीएनए एक जगह पे ऐसे फिक्स रहेगा, और इस ऐसे जो डीएनए और प्रोटीन जो बनता है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बोलते हैं। आगे देखो, दूसरा क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें एक्स्ट्रा भी ऐसे सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो चलो देखते हैं ऑप्शन। डीएनए इज नेक दैट इज विदाउट हिस्टोन, करेक्ट है। डीएनए इज यूजुअली सर्कुलर और सिंगल क्रोमोसोम, तो ऐसे सिंगल क्रोमोसोम होगा। हमारे में क्या है, डबल हेलिक्स के फॉर्म में है, ऐसा इसमें नहीं है, तो ये भी सही है। Outside the genome DNA, small circular DNA is also present in many bacteria, ये भी सही है। मैंने आपको यहाँ बोला एक्स्ट्रा डीएनए भी यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये जो एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए है इसको हम प्लाज्मिड बोलेंगे, वो भी सही है। तो यहाँ पे ABCD मतलब ABCD नहीं, 1 2 3 4 के 4 स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट MCQ। Which one of the part mentioned below does not constitute part of single uriniferous tubule? सिंगल यूरिनिफेरस ट्यूबल, उसको हम दूसरा क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या है, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं नेफ्रॉन को। अगर हम नेफ्रॉन के फंक्शंस मतलब स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाउमैन कैप्सूल। और उसके बीच ऐसे ब्लड वेसल्स का मतलब गुच्छा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। उसको हम बोलेंगे हेनले लूप, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। यहाँ से यहाँ तक का लूप ऑफ हेनले है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलेंगे PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसको हम बोलेंगे DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। और यहाँ पे ऐसी बड़ी वाली जो होती है जिसको हम बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शंस है वो आ जाएगा सिंगल यूरिनिफेरस ट्यूब में। कलेक्टिंग डक्ट नहीं आएगी क्योंकि उसमें तो ऐसे बहुत सारे ऐसे नेफ्रॉन जो है वो ओपन होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, तो ये कलेक्टिंग नहीं आएगी उसके पास। तो देखो, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल वो तो पार्ट है, कलेक्टिंग पार्ट नहीं है, कलेक्टिंग डक्ट उसका पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा बी। ओके, चलो नेक्स्ट MCQ। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट हमको दिया है, हमको करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है। ओके, तो चलो फटाफट देखते हैं। Scientifically, it is correct to say that the sex of the baby is determined by father। ये करेक्ट है। अगर हम बेबी का सेक्स जानना चाहते हो तो हम फादर के थ्रू जान सकते हैं। क्यों? फादर, उनके पास जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, उनके जो पैर है इसमें XY है। मदर के पास क्या होता है, मदर के पास XS होता है सेक्स क्रोमोसोम की पैर में। तो यहाँ पे जितने भी स्पर्म बनेंगे उसमें 50% स्पर्म में आएगा X
50% स्पर्म में क्या आएगा, X आएगा, और 50% स्पर्म जो बनेंगे इसमें आएगा Y। लेकिन यहाँ पे जितने भी ओव्यूम बनेंगे सभी में आएगा ओनली X ही आएगा, मतलब कि सभी ओव्यूम X ही आएगा। तो हम फीमेल के थ्रू ऐसा नहीं डिटरमाइन कर सकते, ओनली मेल के थ्रू ही डिटरमाइन कर सकते हैं। क्यों? अगर उसने ऐसा XX दिया तो ये जो बनेगा वो फीमेल बनेगा, एम्ब्रियो, और अगर उसने XY दिया तो वो बनेगा मेल। तो इसके लिए ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। आगे देखो, ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस 50% स्पर्म आर Y टाइप, ये भी सही है। आगे देखें, ओजीनोसिस इज डिसकंटिन्यू प्रोसेस। हमने देखा था ओजीनोसिस कैसी है, डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, जिसमें कब स्टार्ट हो जाती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तभी से वो स्टार्ट हो जाती है। आते आते मतलब बर्थ तक वो किस में क्या बन जाता है, उसमें से प्राइमरी फॉलिकल बन जाती है। बर्थ होने के बाद वो स्टॉप हो जाती है, जब प्यूबर्टी आती है तो वो फिर से स्टार्ट होती है। तो वो डिसकंटिन्यू प्रोसेस है, कंप्लीटेड इन फ्यू डेज टू ईयर, तो ये भी सही है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट फ्रॉम फीटस लाइफ, ये गलत है। स्पर्मेटोजेनेसिस एट अ प्यूबर्टी टाइम स्टार्ट होगा, फीटस लाइफ में स्टार्ट नहीं होता। तो यहाँ पे ABCD हमारा आंसर आ जाएगा करेक्ट, तो ये आंसर आ जाएगा C। ओके, आगे देखते हैं। Which of the following statement regarding splitting of water is correct? वाटर के स्प्लिटिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है, वो हमको देखना है। चलो फटाफट से देखते हैं। फटाफट से हम वाटर का स्प्लिटिंग कर लेते हैं। अगर हम 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का स्प्लिटिंग करेंगे, फोटोलाइसिस करेंगे, तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा, 2 H+ बनेगा और एक ऑक्सीजन बनेगा, एक ऑक्सीजन बनेगा, ओनली 1 O बनेगा यहाँ पे। अगर हम 2H2 मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग करेंगे, फोटोलाइसिस करेंगे, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बनेगा, यहाँ पे 4 H+ बनेगा और यहाँ पे O2 बनेगा। तो यहाँ पे ये जो 4 H+ बनता है तो वो किस प्रोसेस में काम आता है वो आगे देखते हैं। क्या बोला है, पहला फोटोलाइसिस ऑफ वाटर विच प्रोवाइड H+ आयन, तो इसमें H+ आयन बनता है। फॉर सिंथेसिस ऑफ NADPH, तो H+ क्या करेगा, NADP से जॉइंट हो जाएगा और क्या बना देगा, NADPH+, तो ये सही है। सेकंड, इट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन फॉर फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ NADP, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटोफॉस्फोराइलेशन में भाग लेता है, तो ये भी सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग दिस फेज, वो भी सही है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी बनता है। आगे देखो, रेप्लिनाइज O2 कंजप्शन बाय लिविंग बीइंग एंड कंबस्शन, ये भी सही है। तो यहाँ पे 4 to 4 स्टेटमेंट है वो सही है वाटर स्प्लिटिंग के लिए। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। लाइसोसोम्स कंटेन की बात की गई कि लाइसोसोम्स में क्या होता है। तो लाइसोसोम्स में क्या होता है, लाइसोसोम्स जो है वो हमारी एक ऑर्गनली है, इसमें होते हैं एंजाइम होते हैं। कौन से ग्रुप के एंजाइम होते हैं, तो हाइड्रोलेस ग्रुप के एंजाइम होते हैं, जिसमें क्या क्या आएगा, जिसमें आएगा लाइपेजिस, प्रोटिएजिस, न्यूक्लियसिस, कार्बोहाइड्रेजिस, ऐसे बहुत सारे एंजाइम आते हैं लाइसोसोम्स में। तो देख लो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट नहीं आएगा, कार्बोहाइड्रेट तो क्या यहाँ पे उनका एंजाइम आता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं आता। कार्बोहाइड्रेजिस ये एंजाइम आता है। ये सभी एंजाइम क्या करते हैं,
ये लाइपेज है तो वो लिपिड को डाइजेस्ट करेगी, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी, न्यूक्लियस वो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगी, और कार्बोहाइड्रेट है एंजाइम वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा डी। हार्मोन भी नहीं होगा, न्यूक्लिक एसिड भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू। Which of the following are the three basis component of all type of connective tissue except blood? ब्लड के सिवा सभी कनेक्टिव टिश्यू में इनमें से कौन से कंपोनेंट है वो प्रेजेंट होते हैं? तो अगर मैं बात करूं कनेक्टिव टिश्यू की, तो अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू में? तो सभी जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसके पास होते हैं सेल्स। ऐसे टिश्यू है उसमें ऐसे सेल्स होते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं? ये सेल्स प्रोटीन को सीक्रेट करते हैं, प्रोटीन फाइबर को सीक्रेट करते हैं। तो यहाँ पे उसकी वजह से ऐसे फाइबर बनता है। ये फाइबर है। कौन सा फाइबर जनरली होता है? तो जनरली वो कोलाजन होता है। और ये दोनों अब क्या करेगा? और ये सेल दूसरा क्या सीक्रेट करेगा? तो यहाँ बीच में ये सीक्रेट करता है पॉलीसेकेराइड। और ये पॉलीसेकेराइड कहाँ पे सीक्रेट होगा? फाइबर और सेल के बीच में। तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा ग्राउंड सब्सटेंस। तो जो भी कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड के सिवा उन सभी के पास सेल्स होंगे, फाइबर्स होंगे और ग्राउंड सब्सटेंस होंगे। ये तीनों कंपोनेंट होंगे। तो देख लो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सेल्स, फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस, ये पहला ही आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थ्री बेसिक कंपोनेंट। ओके, ये आ गया है एमसीक्यू, हमने सॉल्व कर दिया। डबल फर्टिलाइजेशन इज, डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट में होता है, जिसको हम दूसरा क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उसमें होता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ इसमें ही होता है ना, तो जिम्नोस्पर्म में भी नहीं होता है, टेरोफाइट्स में भी नहीं होता है और बेरियोफाइट्स में भी नहीं होता है। ओनली किस में होता है? एंजियोस्पर्म में होता है। अगर हम उनकी बात करें तो उसमें ऐसा क्या होता है? दूसरा उसको हम फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें ऐसा क्या बनता है जो फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है? ये बनता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोसक। ऐसा एम्ब्रियोसक बनता है। और एम्ब्रियोसैक में यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है एग सेल। और बीच में यहाँ पे जिसमें दो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई। इस सेल्स को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल सेल। तो स्टूडेंट क्या होता है कि जब पोलिनेशन होता है, टू मेल गैमेट यहाँ पे आते हैं, तो वन मेल गैमेट क्या होगा? एग सेल से कंबाइन हो जाएगा यहाँ पे मेल गैमेट। और क्या बन जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे बन जाएगा जाइगोट। उसको हम बोलेंगे सिंगेमी। और जाइगोट डिप्लॉइड बनेगा। दूसरा जो मेल गैमेट है वो यहाँ सेंट्रल सेल के पास आ जाएगा, उसके साथ फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये सेल कैसा है? ट्रिप्लॉइड है। तो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड फ्यूजन होता है और यहाँ पे हैप्लॉइड फ्यूजन होता है।
तो उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखते हैं आगे। यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट सही है। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल सही है। प्रोसेस इन विच ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिप्लॉइड मतलब यहाँ ट्रिपल फ्यूजन होगा, सिंगेमी टेक प्लेस, ये भी सही है। प्रोसेस इन विच ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस, ओनली ट्रिपल फ्यूजन नहीं होती, इसमें सिंगेमी भी होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए बी सी। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। ओके, आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए बी सी डी बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमको एक चार्ट दिया गया है, उसमें हमको देखना है कि ए बी सी डी क्या है। चलो फटाफट देखते हैं। ग्लूकोज है जिसका ग्लाइकोलिसिस होगा। अगर ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा तो यहाँ क्या बनेगा, पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अगर पाइरुविक एसिड का हम क्या करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशंस करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशंस होगा तो यहाँ पे चलेगा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या बनेगा, तो एक बनेगा CO2, दूसरा बनेगा NADH2 एंड FADH2। और ये NADH2 और FADH2 क्या करेगा, उसका होगा ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होगा तो इसमें क्या बनेगा, उसमें ATP बनेगा और दूसरा बनेगा वाटर। तो ये क्रेब्स साइकिल खत्म हो जाती है, तब क्या बनता है यहाँ पे CO2 एंड H2O। तो बी में आ जाएगा CO2 एंड H2O। अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशंस हुई, एनएरोबिक रेस्पिरेशंस हुई तो क्या होगा, तो पाइरुविक एसिड का फर्मेंटेशंस होगा। अगर वो फर्मेंटेशंस बैक्टीरिया ने किया है तो पाइरुविक एसिड में से बन जाएगा लैक्टिक एसिड। अगर ईस्ट ने किया है तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा इथेनॉल प्लस CO2 बनेगा। चलो हम देख लेते हैं। ए में पाइरुविक एसिड किस में है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो देखो बी में CO2H2O किस में है, देखो तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये बी निकल गया। अब जाते हैं सी में लैक्टिक एसिड किस में है, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, और इथाइल अल्कोहल NC। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। ओके, चलो नेक्स्ट। स्टेटमेंट ए, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब इज इनकेपेबल रीअब्जॉर्बिंग HCO3। HCO3 का रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए DCT कैपेबल नहीं है, ये बोलते हैं, ये गलत है। DCT क्या करेगा, वो रीअब्जॉर्प्शन करेगा HCO3 का। किसके लिए वो HCO3 का रीअब्जॉर्प्शन करता है स्टूडेंट्स, वो किसके लिए रीअब्जॉर्प्शन करता है, तो ब्लड की pH मेंटेन करनी है, ब्लड जिसकी pH मेंटेन करने के लिए, और दूसरा सोडियम पोटेशियम का बैलेंस करने के लिए। ये दोनों चीज के लिए उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ तो इनकेपेबल बोल दिया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नियरली 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब बाय रीनल ट्यूब, ये सही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। ओके, चलो आगे देखते हैं। चूज द ऑड नंबर ऑफ ऑड वन आउट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में कौन सा ऑप्शन है वो उनके साथ मैच नहीं है। तो पहला देखते हैं MTP। तो स्टूडेंट हमारा आंसर MTP है आ जाएगा।
एमटीपी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, उनकी हम बात करें तो क्या है, एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उनका फुल फॉर्म ये होता है। जब हम क्या करेंगे इंटेंशनली अथवा तो इंटेंशनली और वॉल्यूंटरी हम क्या करवा देंगे, अबॉर्शंस करवा देंगे। ओके, कब, बिफोर अ फुल टर्म, मतलब कि 9th मंथ कंप्लीट होने से पहले हम इंटेंशनली अबॉर्शन करवा देंगे, जिसको हम बोलते हैं एमटीपी। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, हमारा आंसर आ जाएगा एमटीपी। क्यूटियस इंटरप्ट की बात करें तो ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, तो ये भी आएगा। इम्प्लांट की बात करें तो जिसमें क्या करते हैं, सिंगल प्रोजेस्टेरॉन और कॉम्बिनेशन लेंगे प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, उन दोनों का कॉम्बिनेशन का हम इंजेक्शंस देते हैं। मोस्टली किस कंडीशन में इम्प्लांटेशन प्रोसेस यूज करते हैं, रेप वाली कंडीशंस में। तो ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और आईयूडीएस भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। ओके, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द लीफ? लीफ के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो पहले हम लीफ की बात करें। लीफ कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, किस पार्ट से? तो लीफ प्रोड्यूस होता है स्टेम में से। स्टेम में कहाँ से? तो जहाँ पे नोड होगी, तो नोड में से ऐसे लीफ जो है वो ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। उनके यहाँ पे भी एक बड्स होगी, जिस बड को हम क्या बोलेंगे, जिस बड को हम बोलेंगे एक्सिल। तो चलो देखते हैं क्या बोलते हैं। लीफ इज लेटरल, ओके लेटरल है। जनरली फ्लैटेड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम, ये सही है। इट डेवलप एट द नोड, ये डेवलप होती है नोड से। एंड बीट ए बर्ड इन इट्स एक्सिल, ये भी सही है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक, आपने कभी देखा है कि रूट में लीफ निकला है? तो ये तो गलत है, लीफ में रूट में से लीफ नहीं ओरिजिनेट होता है, और ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन, ये भी गलत है। वेजिटेटिव ऑर्गन क्या है? तो वो है फ्लावर, लीफ नहीं है। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है 1 और 2। देखो किस में आएगा, ए में आएगा 1 और 2। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू। P cells start the division during the fetal development. fetal development हो रहा है तो कौन सा सेल है वो सेल डिवीजन स्टार्ट करता है? Enter into queue of mitotic divisions. Mitotic divisions में कौन सी फेज में वो एंटर होता है? वो फेज है क्यू मतलब कौन सा फेज? ओके, गेट टेम्पोररी अटैच्ड एट द आर स्टेज, जब वो फेज में अरेस्ट होता है वो मतलब किस कंडीशंस में होगा? तो हमको आइडेंटिफाई करना है PQR विथ रिस्पेक्टिव ओजेनेसिस। तो हम यहाँ पे ओजेनेसिस को याद करते हैं फटाफट से। ओजेनेसिस में क्या होता है कि पहले बहुत सारे ऐसे ओगोनिया होते हैं। ओगोनिया का क्या होगा? मिटोटिक डिवीजन होगा। मिटोटिक डिविजन होता है और ग्रोथ होता है, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? प्राइमरी ओसाइट में। प्राइमरी ओसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, वो एंटर किस में करेगा? मियोसिस 1 के फर्स्ट फेज, जिसको हम बोलेंगे प्रोफेज में, इसमें एंटर करेगा। यहाँ तक की बात की गई है। तो यहाँ पे P क्या हो जाएगा? P हो जाएगा ओगोनिया। तो P ओगोनिया किस में है? C और A में है। आगे देखो किस का मतलब किस फेज में वो स्टॉप हो जाता है? तो मियोसिस के प्रोफेज में स्टॉप हो जाता है, मियोसिस 1 के। यहाँ पे प्रोफेज लिखा है, यहाँ पे प्रोफेज 1 लिखा है, वो भी आ जाएगा।
कौन स्टॉप हो जाएगा कि किस सेल अरेस्ट हो जाएगा, तो प्राइमरी ओसाइट। यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट, यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट, એટલે ये नहीं आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा बी। ओके, चलो फटाफट नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। मैच कॉलम वर्ड विथ कॉलम 2। तो यहाँ पे जो पार्ट है उसका क्या फंक्शन है वो कॉलम 2 में दिया है। तो पहले देखते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम का फंक्शंस की अगर हम बात करें तो वो सीट ऑफ इंटेलिजेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। सेरेब्रेलम की अगर हम बात करें तो वो हमारे पोस्टर को मेंटेन करता है, मेंटेन बॉडी पोस्टर, तो उसमें आ जाएगा 5। हाइपोथैलेमस वो हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, उनको कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और मिड ब्रेन है वो हमारे विजन और हियरिंग की जो फंक्शंस है उनको कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। चलो देख लेते हैं ऑप्शन ए के साथ 4 किस में है, तो सी में भी है और बी में भी है और डी में भी है। चलो देखो, बी के साथ 5 किस में है, तो वो बी में है और डी में है, तो सी में जाते हैं। सी के पास 1 किस में है, तो डी में है, तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा डी। ओके, चलो नेक्स्ट। In which the following reaction of glycolysis molecules of water is removed from the substrate। कौन से सबस्ट्रेट से ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में कौन से किस सबस्ट्रेट है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है, तो हम यहाँ पे फटाफट से ग्लाइकोलिसिस को याद कर लेते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ग्लाइकोलिसिस चलता है, तब एक स्टेप आता है, वो कौन सा स्टेप है जिसमें जो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, वो कन्वर्ट हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, वो स्टेप में बोल रही हूँ, वो आपको समझना है। चलो एक बार बात करते हैं, लिख ही लेते हैं तो आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। फिर ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट ये सभी 6 कार्बन वाली शुगर है। फिर उनका स्प्लिटिंग होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड PGR ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये PGR ये दोनों है वो रिवर्सिबल है। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1 मिनट। ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 3 ग्लिसरिक एसिड में। 3 ग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 2 ग्लिसरेट में। 2 ग्लिसरेट उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये 2 ग्लिसरेट क्या करेगा, सॉरी इसको बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 1 मिनट। ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 3 फॉस्फोग्लिसरेट और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। इसमें से बनेगा PEP और इसमें से बनेगा पाइरुविक एसिड। PEP का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉस्फोनाइल पाइरुवेट। तो जब
2 फॉस्फोग्लिसरीन में से पीईपी बनता है, उसी टाइम वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ से रिमूव होता है। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। चलो देखते हैं ऑप्शन। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पे देखो ये भी नहीं है, ये आएगा 2 फॉस्फोग्लिसरीन में से फॉस्फोनाइल पाइरुवेट बनता है, तभी वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है, तो ये हो जाएगा। ओके, आज हम यहाँ तक के एमसीक्यू रखेंगे। आज आपको ग्रुप में एक लिंक मिलेगी, उसमें डीपीपी हो गए आपके 12 के 4 चैप्टर का, तो वो डीपीपी का आपको एग्जाम देनी है। ओके, तो चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज हम यहाँ तक रखते हैं।